फ्रेंड्स, स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की सीरीज में पिछले क्लास में हमने देखा था भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिसमें थी संविधान का लिखित और अलिखित स्वरूप और संविधान के विभिन्न स्रोत हम समझ रहे थे। संविधान के विभिन्न स्रोतों में हमने देखा था कि जो 1935 का अधिनियम है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। 1935 का अधिनियम 1935 के जो अधिनियम है उसका भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव रहा है और वो भारत के संविधान का सबसे भौगोलिक स्रोत है। ठीक है, सबसे बड़ा भौतिक सामग्री का जो स्रोत है वो है 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम से हमने लिया है संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, आपातकालीन अधिकार, राज्यपाल, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण जो है वो हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। ठीक है, 1935 का अधिनियम 1935 के अधिनियम से हमने क्या क्या लिया है? तो 1935 के अधिनियम से हमने ली है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था यानी कि जैसा कि अभी आप भारत में देखते हो केंद्र और राज्य है ना। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग सरकारें हैं, उसे ही हम कहते हैं संघीय व्यवस्था। ठीक है, हम सातवीं अनुसूची में पढ़ेंगे केंद्र सूची और संघ सूची। तो वो जो सूचियां है वो किसका लक्षण है? वो है संघीय व्यवस्था का लक्षण, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम से हमने लिया है संघीय व्यवस्था। क्या ली है? संघीय व्यवस्था। ठीक है, फिर ली हमने न्यायपालिका। ये भी कौन से अधिनियम से ली हमने? न्यायपालिका 1935 के अधिनियम से। ठीक है, राज्यपाल की जो व्यवस्था है 1935 के अधिनियम से। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन अधिकार है ना, आपातकालीन अधिकार जो आपात की स्थिति में जो अधिकार मिलते हैं वो अधिकार भी हमने 1935 के अधिनियम से लिए। ठीक है, फिर लोक सेवा आयोग ठीक है, ये भी हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। और अधिकतर जो प्रशासनिक विवरण है, कौन से विवरण? अधिकतर प्रशासनिक विवरण वो हमने किससे लिए हैं? अधिकतर प्रशासनिक विवरण हमने लिए हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से। संघीय व्यवस्था आज, ठीक है, जो हम संघीय व्यवस्था देखते हैं वो संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण। ठीक है, अधिकतर प्रशासनिक विवरण यानी कि जो हमारे देश को चलाने का जो ढांचा है ना, वो जो कानूनी रूप है वो हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। ठीक है, फिर संविधान की जो तीसरी विशेषता है वो है नम्यता और अनम्यता का समन्वय। क्या है? नम्यता और अनम्यता का समन्वय है ना। संविधानों को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले हमने देखा था कि संविधान को हम दो भागों में बांटते हैं, लिखित और अलिखित। ठीक है, उसी तरीके से संविधान में नम्यता और अनम्यता का समन्वय भी हमारे संविधान में देखने को मिलता है। ठीक है, कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। ठीक है, कठोर या अनम्य संविधान वो है जिसमें क्या है? लेकिन कठोर या अनम्य संविधान वो है जिसमें संशोधन करने के लिए क्या करना पड़ता है? जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, यानी कि आप उसमें आसानी से संशोधन नहीं कर सकते हो, है ना। कठोर या अनम्य संविधान है ना, अनम्य संविधान। कठोर या अनम्य संविधान क्या है? तो जिसमें संशोधन करने के लिए, जिनमें क्या करना है? संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। संशोधन या परिवर्तन है ना, संशोधन या परिवर्तन करने के लिए क्या होती है? विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता। यानी कि कठोर संविधान क्या है? कठोर संविधान वो व्यवस्था है या अनम्य संविधान है ना जिसमें आप संशोधन आसानी से नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई परिवर्तन करना है तो आपको एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए है अमेरिका का संविधान। क्या है इसका उदाहरण में? कौन सा है? अमेरिका का संविधान।
क्या है, उदाहरण के लिए इस कठोर संविधान का वो है अमेरिका का संविधान। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारा जो घर होता है ना, कुछ बातें तो हमारी मान ली जाती है ना, लेकिन कुछ बातें हमें अपने पेरेंट्स से मनवाने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, और उसका भी भरोसा नहीं कि वो माने या ना माने, ठीक है। तो उसी तरीके की ये व्यवस्था है ना, यहाँ पे आप आसानी से संशोधन नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा वर्गीकरण होता है वो नम्यता, ठीक है। क्या होता है, सरल या नम्य संविधान। क्या है, सरल या नम्य संविधान या लचीला संविधान कहते हैं हम इसे, क्या कहते हैं, सरल या नम्य या लचीला संविधान, ठीक है। जिसमें क्या है, संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही लचीली होती है। क्या होती है, सरल या नम्य संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है ना, परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही लचीली होती है, ठीक है। यानी कि परिवर्तन जो है वो बहुत ही लचीला होता है, बहुत ही क्या होता है, लचीला होता है। यानी कि आम कानूनों की तरह क्या किया जा सकता है, आम कानून की तरह इसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं नम्य संविधान, ठीक है। और ये है, इसका उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। कौन सा संविधान, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है, वो नम्य संविधान का उदाहरण है। ऐसा कहा जाता है ब्रिटेन के संसद के लिए कि ब्रिटेन की संसद जो है वो एक पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के सिवाय कोई भी कार्य कर सकती है, ठीक है। यानी कि ब्रिटेन की जो संसद है वो बहुत सर्वोच्चपरी है, और ब्रिटेन का जो संविधान है ना वो लचीला संविधान है। कैसा संविधान है, लचीला संविधान। लेकिन हमारे भारत में हमें इन दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। क्या होता है, भारतीय जो संविधान है हमें उसमें है ना नम्य और अनम्य दोनों का मतलब सम्मिलित रूप देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो संविधान न तो लचीला है न कठोर है। क्या है, भारतीय संविधान न लचीला है न कठोर है, ठीक है, ये मध्यम मार्ग का है ना। तो जैसे भगवान बुद्ध ने जो मध्यम प्रतिपदा का मार्ग बताया है ना, उसी तरीके से जो हमारा जो संविधान है वो क्या है, वो नम्य और अनम्य का सम्मिलित रूप है, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान न तो कठोर है न ही लचीला है। यानी कि आप न तो इसमें आसानी से संशोधन कर सकते हो और ना ही आपको इतनी दिक्कत होगी संशोधन करने में, ठीक है। अनुच्छेद 368, फिर जो हमारा जो भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किसमें दी गई है, तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 368 में दी गई है। कौन से अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान है ना, संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं हम, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। यानी कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो अनुच्छेद 368 ये दो तरह के संशोधन का प्रावधान करता है। कितने तरह के संशोधन का प्रावधान करता है अनुच्छेद 68, दो तरह के। एक तो क्या होता है, एक होता है कुछ उपबंधों में संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। यानी कि जो कुछ उपबंध है, यानी कि कुछ बातें हैं उन्हें क्या है, उन्हें हम कुछ विशेष उपबंध से यानी कि विशेष बहुमत से। एक तो कौन सा होता है, विशेष बहुमत, है ना। कौन सा बहुमत होता है, विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि क्या है, दोनों सदनों, विशेष बहुमत में क्या है, दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले, ठीक है, दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले। विशेष बहुमत में क्या है, एक तो दोनों सदनों के उपस्थित सदस्य है ना, उपस्थित, ठीक है, फिर एवं मतदान करने वाले। दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों और एवं मतदान करने वाले, ठीक है। दोनों सदनों के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। मतदान करने वालों का कितना, 2/3 बहुमत। कितना हमें चाहिए, और प्रत्येक सदस्य में कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है। यानी कि और प्रत्येक सदस्य के कुल सदस्यों का बहुमत, प्रत्येक सदस्य के
कुल सदस्य का बहुमत, सदन के ना, प्रत्येक सदन के, ठीक है, प्रत्येक सदन के कुल सदस्य का बहुमत यानी कि 50%। देखो अनुच्छेद 368 है, उसके तहत क्या है, उसके तहत जो है वो संविधान में जो संशोधन दो तरीके से हो सकता है, उसमें है विशेष बहुमत। पहला क्या है, विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या है, दोनों सदनों के उपस्थित सदस्य, दोनों सदन यानी कि जैसे कि हम संसद में, हमारी जो संसद है, अगर वो कोई सदन मतलब संशोधन करना चाहते हैं, दोनों सदन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, ये कौन से, ये हुए दोनों सदन, ठीक है। इनके सदस्य पहले इनके उपस्थित सदस्य, ठीक है, यानी कि जितने, जैसे कि इनके उपस्थित सदस्य है ना, उपस्थित यानी कि जो उस सभा में उस समय बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, कुल संख्या नहीं, उपस्थित उस सभा में जो बैठे हुए लोग हैं, ठीक है। फिर उपस्थित के अलावा आपको पता है कि कुछ सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, तो मनोनीत सदस्यों को छोड़ दे, क्योंकि वो मतदान, अगर वो मतदान नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है, तो जो मतदान नहीं कर सकते उनको छोड़ दो, ठीक है, जो मतदान कर सकते हैं यानी कि ठीक है, कई बार है ना, हम एक चीज़ हो रही है कि कई बार है ना संसद में कोई गेस्ट आया हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो वो तो मतदान नहीं कर सकते, इसलिए लिखा हुआ है ना। तो दोनों सदनों के उपस्थित सदस्य हैं, ठीक है, उपस्थित सदस्य और मतदान करने वाले सदस्य, कौन से सदस्य, एक तो दोनों के उपस्थित और फिर वो मतदान में भाग लेने वाले, ठीक है। जैसे कि हमारा भारत है, यहाँ पे नागरिक भी हैं और गैर नागरिक भी हैं, जो कि जैसे कि पर्यटन के लिए इनके लिए आए हुए हैं, ठीक है, तो वो वोट नहीं दे सकते है ना। उसी तरीके से क्या है कि दोनों सदनों के उपस्थित सदस्य हैं, वो मतदान में भाग करने वाले, मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, कितना चाहिए, उनका 2/3 बहुमत चाहिए, ठीक है। और फिर प्रत्येक सदन के, जो राज्यसभा और लोकसभा, प्रत्येक सदन के कुल सदस्य का 50% होना चाहिए, 50% +1 है ना, यानी कि प्रत्येक सदन के जो कुल सदस्य हैं उनके बहुमत का 50% होना चाहिए, यानी कि 100 जने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 100 जने हैं, तो हमें 51 तो ये होने चाहिए, ठीक है, 51 वोट ये होने चाहिए। और फिर दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों का 2/3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों का 2/3 मत होना चाहिए। ये है अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की प्रक्रिया, ठीक है। फिर ये साधारण बहुमत है ना, दूसरा है कुछ अन्य प्रावधानों को संसद विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से भी संशोधित किया जा सकता है, यानी कि क्या करना है, दूसरा, ये जो पहला है ना, ये तो है विशेष बहुमत, फिर दूसरा क्या है कि संसद जो है उसके विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के साथ क्या है, संसद का बहुमत, किसका बहुमत होना चाहिए, संसद का, ठीक है, संसद का बहुमत, आपको दिख रहा है, ठीक है, संसद का क्या होना चाहिए, संसद का होना चाहिए विशेष बहुमत, ये है पहली प्रक्रिया, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया में क्या होता है, दूसरी प्रक्रिया में होता है संसद का विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत, ठीक है, और आधे से अधिक राज्यों का बहुमत, ठीक है, आधे से अधिक राज्यों का बहुमत, आधे से अधिक राज्यों का बहुमत। देखो जैसे कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं, हमारे भारत में है 28 राज्य, कितने राज्य हैं, 28 राज्य है, ठीक है। तो हमें आधे से अधिक बहुमत में यानी कि कितने चाहिए, कितने राज्यों का मत चाहिए, हमें चाहिए 15 राज्यों का, ठीक है, 15 राज्यों का मत चाहिए और संसद का विशेष बहुमत चाहिए, क्या चाहिए, 15 राज्यों का हमें मत चाहिए और संसद जो है उसका हमें चाहिए विशेष बहुमत, ठीक है, संसद का हमें क्या चाहिए, संसद का हमें चाहिए विशेष बहुमत, ठीक है। तो देखो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है, कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन, हाँ, संशोधन और भी साधारण तरीके से भी किया जा सकता है, उसे हम नेक्स्ट आगे वाले आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार के संशोधन, ठीक है। पहला है कि विशेष बहुमत, क्या है, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत में क्या है कि दोनों सदनों के उपस्थित, कितने, दोनों सदनों के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, कितना, दोनों सदनों के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन के सदस्यों का 50%, ठीक है, 50% +1 है ना। और दूसरा क्या है, संसद का विशेष बहुमत, दूसरी प्रक्रिया में हमें क्या चाहिए, संसद का विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का बहुमत, ठीक है। संसद का तो हमें विशेष बहुमत चाहिए और आधे से अधिक राज्यों का हमें साधारण बहुमत चाहिए, ठीक है।
तो ये हो गया संसद का विशेष बहुमत यानी कि 2/3 और आधे से अधिक राज्यों का साधारण बहुमत यानी कि 50+1%। ठीक है, तो ये हुई अनुच्छेद 368 के तहत भारत में संशोधन की प्रक्रिया। इसके अलावा संविधान कुछ प्रावधान जो है संविधान में उनको आम विधायी प्रक्रिया के तहत संसद के सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। इनके अलावा भी जो हमारे संविधान में कुछ प्रावधान है उन्हें हम आम विधायी प्रक्रिया के तहत संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि ये संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते, यानी कि जो इसके अलावा जो संशोधन किए जाते हैं वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 2 तरीके की संशोधन की प्रक्रिया है। पहली है विशेष बहुमत, दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 और 50 दोनों सदनों के सदस्यों का 50%। ठीक है, फिर संसद का विशेष बहुमत जिसमें आधे से अधिक राज्यों का बहुमत और संसद का जो चाहिए हमें विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है, फिर संविधान की जो दूसरी विशेषता है, क्या है संविधान की दूसरी विशेषता, वो है एकात्मक क्या है संविधान की जो चौथी विशेषता वो है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। चौथी व्यवस्था क्या है संविधान की, वो है एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, यानी कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ये इसलिए क्योंकि संघीय व्यवस्था में हमेशा 2 सरकारें होती है। ठीक है, 2 व्यवस्थाएं होती है ना, राज्य और संघ। लेकिन हमारे भारत में हमें संघीय भी मिलती है और केंद्रीय व्यवस्था भी मिलती है, जिसे हम एकात्मक व्यवस्था के नाम से भी जाने जाते हैं। इसलिए क्या लिखा गया है, एकात्मक व्यवस्था के साथ संघीय व्यवस्था की ओर झुकाव, है ना। भारत का संविधान जो है वो संघीय सरकार की स्थापना करता है। संघीय सरकार यानी कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, 2 सरकार है ना। इसमें संघ के सभी आम लक्षण जो है विद्यमान है। हमारे भारत का जो संविधान है, हमारे भारत की जो व्यवस्था है उसमें क्या है, संघीय व्यवस्था के आम लक्षण विद्यमान है। ठीक है, विद्यमान है, जैसे कि 2 सरकार। संघीय व्यवस्था के आम लक्षण है, संघीय व्यवस्था के लक्षण देख लेना ना। संघीय व्यवस्था 2 सरकार समझ में आ गया होगा, केंद्र और राज्य सरकार। ठीक है, कौन सी सरकारें हैं, केंद्र और राज्य सरकार। फिर है शक्तियों का विभाजन। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार की शक्ति अलग है, राज्य सरकार की शक्ति अलग है, और लोकल जो गवर्नेंस है ना, स्थानीय सरकार है, उनकी भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो क्या है शक्तियों का विभाजन। साथ ही हम देखते हैं कि कार्यपालिका के कार्य अलग है, विधायिका के कार्य अलग है, न्यायपालिका के कार्य अलग है। तो हमारे देश में हमें क्या देखने को मिलती है, संघीय व्यवस्था के लक्षण में जो है शक्तियों का विभाजन, वो भी हमारे देश में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर है लिखित संविधान। संघीय व्यवस्था की एक और विशेषता में क्या है, लिखित संविधान। देखो ये जो है ना, ये संघीय व्यवस्था के आम लक्षण है, यानी कि संघीय व्यवस्था अगर कहीं है तो वहां पर 2 सरकारें होगी ही होगी। ठीक है, फिर वहां पे शक्तियों का विभाजन भी होगा और वहां पे लिखित संविधान भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये संघीय व्यवस्था की लक्षण है ना, कि अगर आपको कहीं पे 2 सरकारें देखने को मिल रही हैं, वहां पे शक्तियों का विभाजन देखने को मिल रहा है, वहां पे लिखित संविधान है, तो उसे हम संघीय व्यवस्था ही कहेंगे। ठीक है, फिर क्या है संविधान की सर्वोच्चता। ये भी संघीय व्यवस्था का लक्षण है ना। क्या है संविधान की सर्वोच्चता, किसका लक्षण है ये संविधान की सर्वोच्चता, ये लक्षण है संघीय व्यवस्था का। ठीक है, फिर है संविधान की कठोरता। ठीक है, अभी हमने देखा था नम्यता और अनम्यता, यानी कि संविधान की कठोरता, वो भी हमारे संविधान में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, विशेष बहुमत के तहत है ना, संविधान की कठोरता। ठीक है, क्या है संघीय व्यवस्था के लक्षण में शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता। ठीक है, फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय व्यवस्था जहां है वहां स्वतंत्र न्यायपालिका भी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका शक्तियों के विभाजन का उदाहरण भी है। ठीक है, क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो शक्तियों के विभाजन का उदाहरण भी है। फिर द्विसदनीयता। द्विसदनीयता यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, 2 सदन मिलते हैं ना, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है,
तो ये किसके उदाहरण है? ये है उदाहरण संघीय व्यवस्था के, ठीक है। आप याद कर लीजिए कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ना। संघीय व्यवस्था में क्या है, संघीय व्यवस्था की जो लक्षण है उसमें क्या है, दो सरकार। अगर आपको कहीं दो सरकार मिलती है जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो उसे हम संघीय व्यवस्था कहेंगे। फिर है शक्तियों का विभाजन, ठीक है। जहाँ भी शक्तियों का विभाजन हमें देखने को मिलता है वो संघीय व्यवस्था है। फिर लिखित संविधान, भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। तो ये इस बात का परीक्षा मतलब इस बात का प्रूफ है कि क्या है कि भारत में संघीय व्यवस्था, ठीक है। फिर संविधान की सर्वोच्चता, ना तो हमारे यहाँ पे न्यायपालिका सर्वोच्च है, ना हमारे यहाँ पे संसद सर्वोच्च है, हमारे यहाँ पे सर्वोच्च है जनता। और जनता को जो जनता की शक्तियों का जो स्रोत है वो कौन है, वो है संविधान, ठीक है। तो क्या देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे, संविधान की सर्वोच्चता। फिर संविधान की कठोरता, हमारे यहाँ पे संविधान की कठोरता भी है जो अभी हमने अनुच्छेद 368 के तहत देखी थी विशेष प्रक्रिया में, ठीक है। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका। आपने न्यूज़ में न्यूज़पेपर में है ना हमेशा कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि न्यायपालिका ने हमेशा जब भी कोई बात हुई है तो वो विधायिका के खिलाफ भी उन्होंने अपना बयान दिए हैं उन्होंने, ठीक है। विधायिका को भी कई बार, विधायिका कार्यपालिका को भी कई बार फटकार लगाई है, ठीक है। यानी कि जो हमारी जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। फिर द्विसदनीयता, हमारे संविधान में राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद भी हमें देखने को मिलती है। तो वो किसका उदाहरण है, वो संघीय व्यवस्था का उदाहरण है, उसे हम द्विसदनीयता कहते हैं, यानी कि दो सदन, ठीक है। फिर ये सब प्रावधान जो है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। किसमें देखने को मिलते हैं, ये है संघीय व्यवस्था के लक्षण है और ये हमें सब भारत में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से भारत में एकात्मक व्यवस्था भी है। संघीय व्यवस्था के साथ साथ भारत में क्या है, एकात्मक व्यवस्था भी है, ठीक है। और एकात्मकता के साथ भारत में संघीय लक्षण भी विद्यमान है, ठीक है। जैसे कि क्या है, एक सशक्त केंद्र, एकात्मकता के लक्षण देखते हैं ना। एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था का सबसे प्रमुख उदाहरण भारत में सशक्त केंद्र, ठीक है। भारत में क्या है, सशक्त केंद्र। अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, जो क्या देश में आपातकालीन स्थितियां लागू कर देती, ठीक है, तो उस समय जो है राज्यों की शक्ति क्या होती है, वो छोटी हो जाती है, ठीक है। मतलब उनकी शक्तियां जो है बहुत चीजों तक सीमित हो जाती है, उस समय केंद्र का शासन लागू हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, एकात्मक व्यवस्था का एक उदाहरण है सशक्त केंद्र। ये भी हमें भारत में देखने को मिलता है। और जब इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल लगाया था तब तो ये उसका सबसे बेस्ट उदाहरण है ना, सशक्त केंद्र का सबसे बेस्ट उदाहरण है आपातकाल, ठीक है। तो क्या है, एकात्मक व्यवस्था का एक प्रमुख जो लक्षण है वो क्या है, एक सशक्त केंद्र, ठीक है। फिर एकल संविधान, एकल संविधान, एकल संविधान भी संघीय एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में क्या है कि केंद्र का यानी कि वहाँ का जो संघ है, ठीक है, उसका संविधान अलग है और वहाँ के प्रत्येक राज्य का संविधान अलग अलग है, देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पे राज्यों का संविधान हो चाहे केंद्र का संविधान हो वो एक ही है, ठीक है। तो क्या है, एकात्मक व्यवस्था में सशक्त केंद्र और एकल संविधान, क्या, ठीक है। फिर हमें मिलती है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। जैसे कि फिर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका। और अमेरिका में क्या है कि वहाँ की केंद्र की नागरिकता अलग है और वहाँ के राज्यों की नागरिकता अलग है, यानी कि वहाँ का जो नागरिक होता है उन्हें दो नागरिकताएं मिलती है, ठीक है। जैसे हमारे पास तो एक ही नागरिकता है, वो कौन सी, वो है भारतीयता, ठीक है। पर उनके पास क्या है कि दो नागरिकता। जैसे कि कोई अमेरिका का व्यक्ति है ना, तो उसे एक तो अमेरिका की नागरिकता भी मिलती है और जैसे वो किसी राज्य का है, जैसे वाशिंगटन का अगर वो सदस्य है, ठीक है, तो उसे वाशिंगटन की भी सदस्यता मिलती है, ठीक है। यानी कि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में दो तरह की नागरिकता देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी भारत में एकल नागरिकता मिलती है, एक सशक्त केंद्र मिलता है और एकल संविधान है, ठीक है। ये संघीय व्यवस्था के लक्षण बिल्कुल नहीं, ये किसके लक्षण, ये है एकात्मक व्यवस्था के लक्षण, ठीक है। सशक्त केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता। फिर संविधान का लचीलापन, संविधान का लचीलापन। हमें भारत में संविधान का लचीलापन भी देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें संसद जो है बिल्कुल साधारण बहुमत से उनमें चेंज बदलाव कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। तो हमें भारत में क्या देखने को मिलता है, हमें भारत में देखने को मिलता है संविधान का लचीलापन, जो किसका उदाहरण है, जो उदाहरण है एकात्मक व्यवस्था का। किसका उदाहरण है, एकात्मक व्यवस्था का, ठीक है। फिर मिलता है हमें
एकीकृत न्यायपालिका क्या है? एकात्मक व्यवस्था का एक और लक्षण एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका यानी कि जैसे अमेरिका है ना, तो वहाँ पे क्या है, फेडरल कोर्ट अलग है और राज्यों की जो कोर्ट है वो अलग है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। एक ही न्यायपालिका उसी के अंदर, जैसे कि हमारे यहाँ पर कैसी व्यवस्था, हमारे यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, जो पूरे देश, जिसके जो कानून है वो पूरे देश में लागू होते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे है हाई कोर्ट। कौन से कोर्ट है? हाई कोर्ट, ठीक है। और हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। कौन सी कोर्ट है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो भारत में क्या है? भारत में एक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? एक व्यवस्था, ठीक है। और अमेरिका में क्या है? अमेरिका में है ये फेडरल कोर्ट है और ये स्टेट कोर्ट है, ठीक है। और ये दोनों बराबर है, ठीक है। न तो फेडरल कोर्ट की इधर चलती है, न स्टेट कोर्ट की इधर चलती है, ठीक है। ये अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है। तो हमारे भारत में क्या देखने को मिलती है? हमें भारत में देखने को मिलती है एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। इनमें इनकी जो स्थिति वो बराबर की स्थिति है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो अदर कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर है हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो हमारे भारत में क्या है? हमारे भारत में हमें देखने को मिलती है एकीकृत न्यायपालिका। कैसी न्यायपालिका? एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। फिर केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है। तो क्या है कि पर इसकी जो नियुक्ति जो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है ना, ये भी किसका उदाहरण है? ये भी है एकात्मक व्यवस्था का, ठीक है। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, ये हमारे देश में ऐसा प्रावधान है कि जब राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है, जैसे हम आम जनता को पता चलता है ना कि इस स्टेट का राज्यपाल इनको नियुक्त किया गया, ठीक है, वैसे वहाँ के मुख्यमंत्री को भी उसी तरीके से पता चलता है, ठीक है। तो ये केंद्र और राज्य के बीच जो है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहा है, ठीक है। उनके बीच विवादित मुद्दा है राज्यपाल, ठीक है। तो केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, इसका उद्देश्य यही होता है कि केंद्र का नियंत्रण जो है वो राज्य पर बना रहे, ठीक है। तो ये किसके लक्षण? ये है एकात्मक व्यवस्था के लक्षण है। सशक्त केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। फिर अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा यानी कि IAS, IPS, ठीक है। कौन कंडक्ट कराता है हमको? यूपीएससी, है ना, ठीक है। यूपीएससी, स्टेट पीएससी जो एग्जाम होते हैं, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा कौन सी? जैसे कि IAS है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS है ना, तो वो क्या है, ये जो सेवा है, ठीक है, वो ये जो व्यक्ति होते हैं ना अखिल भारतीय सेवा वाले, ये प्रत्येक राज्य में इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। तो इनके माध्यम से भी केंद्र का एक नियंत्रण बना रहता है, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवाएं भी किसका प्रावधान है? एकात्मक व्यवस्था के प्रावधान है, ठीक है। एकात्मक व्यवस्था का गुण है, ठीक है। कौन सी चीज? अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। इसके बाद है आपातकालीन प्रावधान, जो हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान यानी कि मैंने अभी बताया था आपको कि इंदिरा गांधी जी के समय जो आपातकाल लगा था उस समय देश में एक केंद्रात्मक व्यवस्था लागू हो चुकी थी, ठीक है। उसी तरीके से जो, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। वो आपातकालीन प्रावधान जो है वो क्या है? वो एकात्मक व्यवस्था के लक्षण है, ठीक है। क्या है? एकात्मक व्यवस्था के लक्षण है। एकात्मक व्यवस्था के लक्षण है सशक्त केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, ठीक है। क्या है? सशक्त केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब उदाहरण है एकात्मक व्यवस्था के, ठीक है। फिर भी संविधान में कहीं भी हमने जो संघीय व्यवस्था देखी, ठीक है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, 2 सरकारें, द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है, इन सब होने के बावजूद भी भारत के जो संविधान उसमें कहीं भी संघीय व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। भारत में कहीं भी संघीय व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ठीक है। किसके? अनुच्छेद 1 में जो उल्लेख किया गया है भारत के बारे में, ठीक है, वो किसके रूप में किया गया? वो किया गया राज्यों के संघ के बारे में। अनुच्छेद 1 क्या
बराबर कहता है भारत जो है, भारत है ना, भारत यानी कि जो इंडिया है ना, ये ऐसा हमारे संविधान में लिखा है, ठीक है, भारत यानी कि इंडिया, ठीक है। ये क्या है, राज्यों का संघीय रूप है, ठीक है, राज्यों का संघीय रूप है ना, राज्यों के संघीय रूप में क्या है, इसमें उल्लेख किया गया है। भारत जो कि इंडिया है वो राज्यों का संघ है ना, राज्यों का संघीय रूप है। ठीक है, इसके दो अभिप्राय, ये जो राज्यों का संघीय रूप है इसके दो अभिप्राय, ठीक है। पहला क्या है, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। देखो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में इसे कहा जाता है कि अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, ठीक है, सॉरी, हमारे यहाँ अमेरिका में कहा जाता है विभाजित राज्यों का विभाजित संघ, यानी कि वो जो संघ है वो जब चाहे केंद्र से अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे जब चाहे राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये जो हमारे यहाँ पे जो राज्य के बीच में ये जो संघीय व्यवस्था है ना, राज्यों का जो संघीय रूप है, ठीक है, ये क्या है, ये केंद्र और राज्य के बीच किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए भारत को कहा जाता है अविभाजित राज्यों का विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। क्या कहा जाता है भारत को, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। विभाजित राज्य ना, यानी कि राज्यों को कभी भी बदला जा सकता है, राज्य की सीमाओं में कभी भी बदलाव किए जा सकते हैं, ठीक है। क्या है, विभाजित राज्यों का अविभाजित, ठीक है। लेकिन संघ कभी नहीं टूट सकता, यानी कि राज्य की सीमा में बदलाव होते रहते हैं, जैसे हमने 1956 के अधिनियम से भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि बहुत सारे राज्यों में बदलाव हुए थे, उस समय 14 राज्यों 6 केंद्रशासित प्रदेश हो गए थे। तो क्या है कि राज्य की सीमाओं में बदलाव होते रहते, ठीक है। लेकिन संघ जो है वो कभी नहीं टूट सकता है, ठीक है। संघ जो है अखंड है, ठीक है। क्या है, संघ अखंड है, ठीक है। दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है, ठीक है। ये राज्यों का जो संघीय रूप है, इससे हमें दो बातें पता चलती। पहली बात क्या पता चलती है, पहली बात ये पता चलती है कि भारत और संघ के बीच कोई, भारत में जो संघीय व्यवस्था वो किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, ठीक है। यानी कि किस भारत में जो संघीय व्यवस्था है ना, वो किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है ना, किसी निष्कर्ष नहीं, ठीक है। दूसरी इससे हमें क्या पता चलता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है ना, राज्यों को क्या है, संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 1 क्या वर्णित करता है, भारत जो कि इंडिया है ना, भारत यानी कि इंडिया वो राज्यों का, ठीक है, राज्यों का संघीय रूप है, ठीक है। राज्यों के संघ के रूप में, ठीक है, राज्यों के संघ के रूप में इसका ठीक है रूप में किया गया है। इसके दो अभिप्राय, पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नलिखित नाम दिए गए, जैसे कि एकात्मकता की भावना के रूप में संघ, ठीक है। क्या है, एकात्मकता की भावना में संघ, ठीक है। फिर है अर्धसंघ, ये बहुत ही फेमस है। अर्धसंघ भारतीय राज्य को मतलब भारतीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है, अर्धसंघ। और किसके द्वारा ये नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया है केसी वेयर के द्वारा, ठीक है। अर्धसंघ, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, इसे जो है हमारी इस व्यवस्था को बार्गेनिंग फेडरलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, क्योंकि राज्य और जब ऐसी व्यवस्था होती है तब राज्य और संघ के बीच में क्या होता है, कोऑपरेट करना आवश्यक होता है। तो इसे एक और क्या नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। और फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है। तो ये बहुत सारे नाम हमारी भारतीय व्यवस्था को भी दिए गए हैं। फिर आगे की जो विशेषताएं हैं, सरकार का संसदीय रूप, सरकार की संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, ठीक है। ये जो है, ये हम आगे की विषयता हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आई है
तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।